फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुश आमदीद नाजरीन। आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर रज्जानी नलोरी, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। खुश आमदीद डॉक्टर नलोरी टू फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट। हाय एवरीवन, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। स्किन हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। स्किन का फंक्शन क्या है? तो स्किन हमारे पूरे बॉडी का प्रोटेक्शन है, तो एक बैरियर है। सो धूप से, पोल्यूशन से, इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं। उसके साथ स्किन में टेम्परेचर की कंट्रोल होती है, टेम्परेचर रेगुलेशन होती है स्किन में इम्पोर्टेंट है कि वो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। बहुत रिएक्शंस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती है, डिफेंस होती है स्किन में। तो स्किन और बॉडी में सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है। स्किन का डिफरेंट कलर है, हर इंसान का डिफरेंट, जो बर आज़म में रहते हैं लोग। तो स्किन का जो कलर है वो कैसे आता है? तो स्किन में क्या होती है, स्किन में डिफरेंट लेयर्स होती है और सबसे ऊपर लेयर ब्रिक वॉल की तरह होती है। तो डिफरेंट सेल्स एक लाइंड अप होती है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द सेल्स क्या होते हैं कि जस्ट ब्रिक वॉल की तरह होते हैं, मगर बीच बीच में पिगमेंट सेल्स होते हैं। उसका नाम है मेलानोसाइट। तो ये पिगमेंट सेल्स क्या करती है, पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। तो जो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है उसकी वजह से कलर आती है। लाओ इस पिगमेंट दो तरह के होते हैं, एक फियोमेलानिन बोलते हैं। तो जब फियोमेलानिन है वो गोरे लोगों में वो कलर में ली आ जाती है, और दूसरा पिगमेंट होती है यूमेलानिन। वो क्या होती है, जो कलर्ड पीपल है, तो यूरोपियन से लेके अरब, एशियन, अफ्रीकन, ईस्ट एशियन, ये सब में ये यूमेलानिन ब्राउन और ब्लैक कलर देती है। पिगमेंटेशन की तीन इकसाम हैं, हाइपर, हाइपो एंड डी पिगमेंटेशन। इनमें क्या फ़र्क है? तो जब हमारा स्किन एक ही कलर में होती है, एक ही रंग में होती है, तो वो नॉर्मल है। जब हमारे स्किन में इधर गहरा कलर तो डार्क हो जाती है, नहीं तो लाइट या हल्का हो जाती है, तो वो हाइपर, हाइपो इस्लाम से बोले जाते हैं। तो हाइपर का मतलब क्या है, गहरा पिगमेंट हो गया है, तो वो फेस में या बॉडी में यहाँ वहाँ डार्कर का पैचेस हो जाते हैं, तो उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। ये क्यों होती है, उस जगहों में पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, नहीं तो वो पिगमेंट सेल्स जो है उसको थोड़ा इरिटेशन हो गए हैं और वो ज़्यादा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हाइपो का मतलब क्या है, हाइपो पिगमेंटेशन का मतलब जब पिगमेंट कम हो जाती है, तो वहाँ भी पैची पैची में कम हो सकती है। कुछ लोगों में यूनिफॉर्मली भी पेल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होती है कि पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे सेल्स या पिगमेंट कम हो जाती है। लो डी पिगमेंटेशन का मतलब है जो सफ़ेद हो जाता है, तो पिगमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पिगमेंट सेल्स काम ही नहीं कर रहे, पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो ये टिपिकल एग्जाम्पल होती है विटिलाइगो बोलते हैं। तो ये जो कुछ लोगों में आप देखते हैं कि इधर फेस में या हाथ में वेरी कॉमनली वाइट पैचेस हो जाते हैं, इसको विटिलाइगो बोलते हैं। तो ये क्यों होती है, ये पिगमेंट सेल्स उसके पिगमेंट सेल्स काम ही नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से विटिलाइगो होती है। हम हाइपर पिगमेंटेशन पे फोकस करते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन क्या है? तो हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब है जब यहाँ वहाँ डार्क पैचेस हो जाती है स्किन में। तो इसके बहुत कॉजेस होते हैं। तो एक होती है जस्ट वेरी नेचुरल कॉजेस जो बोल सकते हैं। तो जस्ट अगर टैनिंग होती है वो भी हाइपर पिगमेंटेशन। अगर हम एक सारी हॉलीडे पे चले गए, नहीं तो हम घर वापस जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ भी, और बहुत धूप में रहते हैं फ्यू वीक्स, तो हमारा शेड 3-4 कलर्स डार्क हो जाते हैं जहाँ एक्सपोज्ड है। आप देख सकते हैं कि ये हाथ में या फेस में हो जाते हैं, अंदर बॉडी में सेम कलर होती है, तो इसको टैनिंग बोलते हैं। और कुछ लोगों में क्या है, फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन बोलते हैं कि वो कुछ डिजीज नहीं है, वो बस हमारा नेचुरल पिगमेंटेशन है। तो हम अकेले ऐसे लोगों में आप देखते हैं कि ये नकल्स डार्कर होते हैं, एल्बोस नीज डार्कर होते हैं, तो ये सब फिजियोलॉजिकल है। और कुछ लोगों में फेस में प्यूबर्टी में, मतलब जब ये वो यंग एडल्ट हो जाते हैं तब डार्कर पैचेस आते हैं, वो उसमें भी फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन कुछ हो सकती है। लाओ इसके अलावा एजिंग की वजह से स्किन में पिगमेंटेशन आ जाती है। तो अगर आप देखते हैं कि कुछ लोग जो 60s में है, 70s में है, स्पेशली हॉट कंट्रीज में रहते हैं, उनको ये डार्क ब्राउन फोरहेड और यहाँ चीक्स में कुछ डार्क ब्राउन हो जाती है, तो वो सब भी पिगमेंटेशन है। लाओ
इसके अलावा स्किन डिजीजेस की वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन होती है। अप्रोक्सीमेटली 30 हाइपर पिगमेंटरी कॉजेस है जो फेस में या बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन फेस में बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन करते हैं। मगर उसमें से कॉमन वाले हैं कि एक है मेलास्मा जो मोस्ट कॉमन स्किन हाइपर पिगमेंटेशन है जो फेस में थोड़ा ब्राउन पैचेस देती है। उसके अलावा भी कॉजेस है लाइकन प्लेनस बोलते हैं, लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस है, नहीं तो सन स्पॉट्स है, फ्रेकल्स है, बहुत से कॉजेस होते हैं। क्या हम हाइपर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हाइपर पिगमेंटेशन को कुछ तक प्रिवेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज। सो उसकी क्या वजह है उस पर डिपेंड होता है। अगर वजह बस सन एक्सपोजर है जो टैनिंग है या एज रिलेटेड है तो वो कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम सनस्क्रीन लगा रहते हैं, धूप में आफ्टरनून धूप में नहीं जाते हैं, नहीं तो शेड में रहते हैं, वो सबसे प्रिवेंट हो सकती है। लो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ अगर स्किन डिजीजेस है आपको तो ट्रीटमेंट के साथ आपको प्रिवेंशन भी करना है। तो वो प्रिवेंशन अगर राइट सनस्क्रीन जो भी आप टेस्को से उठा के सनस्क्रीन यूज़ कर देंगे तो वो पिगमेंटेशन को नहीं प्रिवेंट करती है, क्योंकि पिगमेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए स्पेसिफिक फिल्टर्स होनी चाहिए। तो वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को आपको कांटेक्ट करना है कि कौन सा सनस्क्रीन सही है। तो अगर वो सब यूज़ करें तो एटलीस्ट प्रिवेंट कर सकते हैं कुछ हद तक कि वो बहुत डार्क ना बहुत कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकती है कि वो वेरी डार्क नहीं दिखाई देती है। क्या हम हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं क्या वो इफेक्टिव हैं? तो हाइपर पिगमेंटेशन को कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं अगर वो कॉज पर डिपेंड करता है। अगर कॉज है कि आपको थोड़ा बहुत एक्जिमा है बॉडी पे और उसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है तो वो एक्जिमा को अच्छे कंट्रोल करे, ट्रीट करे और पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकते हैं। मगर अगर आपको अंदर से पिगमेंटेशन हो रही है जैसे वो फिजियोलॉजिकल पिगमेंटेशन बोल रहे हैं या मेलास्मा, तो वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो सकती है, फेड कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन द कॉज आपको ट्रीटमेंट भी करना है और ट्रीटमेंट के बाद मेंटेनेंस करना है। अगर हम ट्रीटमेंट कम्प्लीटली स्टॉप कर लेंगे तो पिगमेंटेशन वापस आ जाता है। तो वो एक कांस्टेंट साइकिल बना के रखना है कि हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और मेंटेनेंस भी करेंगे। नाउ ट्रीटमेंट ऑप्शंस ओवरऑल में बोल रही हूँ कि क्या ऑप्शंस है, मगर ईच कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। तो स्किन लाइटनिंग क्रीम्स जो ओवर द काउंटर भी मिलते हैं, कुछ क्रीम्स में विटामिन सी, नाइसिनामाइड, लिकोरेस, ऐसे कुछ आर्बिटिन, ऐसे कुछ लाइट स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं अगर वो पिगमेंटेशन बहुत हल्का सा है, माइल्ड है और बस जो टैनिंग ऐसे रीजन्स की वजह से है, नहीं तो बस स्किन को थोड़ा लाइट यूनिफॉर्म रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर इफेक्टिव क्रीम्स जो है वो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही होता है। तो वो एक प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स होते हैं, उसके अलावा टैबलेट ट्रीटमेंट्स होती है तो जो नया आ रहा है, और केमिकल पील्स जो एक प्रोसीजर है जिसपे एक लाइट एसिड हम फेस के ऊपर कंट्रोल्ड मैनर में लगाते हैं, लेजर्स होती है। तो ये सब ऑप्शंस है, ये इफेक्टिव है, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि क्यूर हो जाएगी, मगर लाइट हो सकती है और आपको रेगुलरली करना पड़ेगा ताकि वो मेंटेन रहे। एक स्किन कंडीशन जिसे फ्रैकल्स कहते हैं, फ्रैकल्स क्या है और उसकी वजूहात क्या है? तो फ्रैकल्स क्या होती है कि वो सन की वजह से होती है और जिसमें थोड़ा टेंडेंसी है फ्रैकल्स को। सो जो अगर 10 लोगों को हम लेंगे और सन एक्सपोजर करेंगे, सब में फ्रैकल्स नहीं आती है, कुछ लोगों में ही आती है, उनको वो जेनेटिक टेंडेंसी है फ्रैकल्स आने के लिए, और उसके साथ अगर वो सन में है तो वो फ्रैकल्स आते हैं। तो फ्रैकल्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे लाइक पैचेस होते हैं, यूजुअली ये चीक्स में, अपर चीक्स में ये पैचेस होती है, वो फ्रैकल्स बोलते हैं। लव फ्रैकल्स हर एक स्किन टाइप में आ सकती है। तो वेरी फेयर स्किन जो जिंजर्स हेड बोलते हैं, वेरी ऑरेंजी हेयर, ब्लू आइज, वेरी फेयर स्किन, उन लोगों में फ्रैकल्स होती है। वो तब वो फ्रैकल्स ऑरेंजी कलर में होती है। और उसके बाद अगर थोड़ा डार्कर स्किन में आ जाए, थोड़ा काइंड ऑफ यूरोपियन स्किन में आ जाए तो थोड़ा ब्राउनी होती है फ्रैकल्स। और भी अगर हम एशियंस में लाइक तो मिक्स्ड रेस, अफ्रीकन मिक्स्ड रेस में आते हैं, तब फ्रैकल्स थोड़ा डार्क ब्राउन होती है।
तो फ्रेकल्स सब में हो सकती है। कलर डिपेंड्स ऑन आपके बेसलाइन स्किन कलर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रैकल्स को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि सन एक्सपोजर की वजह से होती है, तो प्रिवेंट करने के लिए सन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैं बोल रही थी, स्पेसिफिक सनस्क्रीन को जो पिगमेंट को प्रिवेंट करते हैं वो यूज़ करना है। हर एक सनस्क्रीन थोड़ा बहुत काम करेगा, मगर ये सनस्क्रीन जो है यूवी लाइट और विजिबल लाइट दोनों से प्रोटेक्ट करना है, तो राइट फिल्टर्स चाहिए। तो इसके लिए आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को मीट करना पड़ेगा कि कौन सा सनस्क्रीन करेक्ट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम टिंटेड सनस्क्रीन भी बोल सकते हैं, वो सनस्क्रीन यूज़ करें तो वो थोड़ा बहुत फ्रेकल्स को प्रिवेंट कर सकती है। अदर सन प्रोटेक्शन मेजर्स जो हम बोलते हैं कि आफ्टरनून सन में अगर हम बाहर जा रहे हैं तो वाइड ब्रिम्ड हैट लगा के जाना, शेड में रहना है, तो वो सब सन प्रोटेक्शन से थोड़ा बहुत फ्रेकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारा आज का अगला टॉपिक है मेलास्मा। मेलास्मा क्या है और ये स्किन को कैसे अफेक्ट करता है? तो मेलास्मा पिगमेंटरी डिसऑर्डर्स में मोस्ट कॉमन है। तो मोस्ट फीमेल्स को मेलास्मा कॉमन है फीमेल्स में। लो, ये मेलास्मा में क्या होती है, ये चीक्स में अगेन ये मिड चीक्स में ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, थोड़ा बहुत फोरहेड में आते हैं, थोड़ा बहुत अपर लिप में, चिन में भी आ सकते हैं। तो ये पिगमेंटरी डिसऑर्डर को हम मेलास्मा बोलते हैं और इसका वजह बहुत हो सकती है, एक जो हम और डिस्कस करेंगे। मेलास्मा की रीजंस क्या हैं और इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? तो मेलास्मा के रीजंस एक है कि वो जेनेटिक टेंडेंसी होती है। तो फैमिली में मेलास्मा हो सकती है, अगर मदर में मेलास्मा है या फादर में मेलास्मा है तो बच्चों में हो सकती है। तो एक जेनेटिक टेंडेंसी है। दूसरा है सन एक्सपोजर। सो जो यूवी लाइट और विजिबल लाइट से बहुत एक्सपोज होते हैं तब मेलास्मा आ जाती है। तो आप देखते हैं कि समर में मेलास्मा ज़्यादा है और विंटर में कम हो जाती है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फीमेल्स पे जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेते हैं, लाइक तो मेनोपॉज में ये पिगमेंटरी चेंजेस, ये हार्मोनल चेंजेस से फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ मेलास्मा क्या है कि जैसे एक्ने या एक्जिमा या सोरियासिस सबको अफेक्ट होती है, वैसे ही मेलास्मा जिसको अफेक्ट होती है उनको बहुत, जिसको मेलास्मा है उनको बहुत अफेक्ट होती है। तो ये मेलास्मा यूजुअली स्लाइटली डार्कर स्किन में होती है। तो यूजुअली बोलते हैं कि काइंड ऑफ यूरोपियन टू एशियन स्किन रेंज में मेलास्मा ज़्यादा है। मैंने ब्रिटिश कॉकेशियंस को भी पेशेंट्स को ट्रीट किया है जिसको मेलास्मा है। तो ये मेलास्मा का साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हो जाती है कि वो उनका वर्क लाइफ को इफेक्ट करती है, उनको फैमिली लाइफ, इनका सोशल लाइफ इफेक्ट होती है। तो फ्यू स्टडीज है। तो एक स्टडी है यूएसए से जो प्रोफेसर पांड्या ने किया है। उसमें लोगों को अगर मेलास्मा है तो उनका अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, उनका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फ्रीडम कम हो जाती है। और एक स्टडी है ब्राज़ील से, वहाँ भी मेलास्मा का बहुत हाई इंसिडेंस है। वहाँ ऑलमोस्ट 90% ऑफ दोस्त विद मेलास्मा, उनको मेलास्मा से कुछ बॉदर है, मतलब ये कुछ तरह से उनको अफेक्ट होती है। लाइक अराउंड 60% ऑफ दोस्त उस पर उनको फ्रस्ट्रेशन होती है अपनी स्किल की वजह से। और ये वेरी इंटरेस्टिंग है कि एटलीस्ट 50% ऑफ देम उनको डिप्रेशन है अपने मेलास्मा की वजह से। तो ये एक कॉस्मेटिक कंडीशन बोल के इग्नोर करने के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक स्किन डिजीज है और इनका बहुत मेंटल हेल्थ में इफेक्ट होती है और इनका ट्रीटमेंट करना है। एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट आप मेलास्मा को कैसे डायग्नोज करते हैं? तो यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट का स्किल ये होती है कि स्किन का पैटर्न से हम स्किन डिजीज को डायग्नोज करते हैं। तो ये एक मेलास्मा का एक टिपिकल क्लिनिकल पैटर्न होती है, एक अपीयरेंस होती है। तो हम क्लिनिकली मतलब देखकर मोस्ट ऑफ द टाइम डायग्नोज करते हैं और कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी अगर हमको थोड़ा डाउट हो रही है तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हमको इसको डर्मेटोस्कोप। तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है और वो क्या करती है कि स्किन का पैटर्न को 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करती है। सो जब हम नज़दीक से वो यूज़ करके देखते हैं तो मेलास्मा को एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है। तो
उस पैटर्न से हम मेलास्मा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी एक क्लिनिक्स में कॉमनली हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वुड स्लैब। वुड स्लैब से हम मेलास्मा को डायग्नोस नहीं कर रहे, मगर मेलास्मा का पिगमेंट कितना डीप है स्किन में, क्या वेरी सुपरफिशियल स्किन लेयर्स में है या बहुत डीप है, वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अगर ये सबसे काम नहीं चल रहा और फिर आपको फिर भी डाउट है कि ये मेलास्मा है क्या नहीं है, तब हम स्किन बायोप्सी करते हैं। उससे यूजुअली कुछ हमको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आप डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं क्या वो इफेक्टिव हैं? तो मेलास्मा का ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको। तो ये कॉस्मेटिक कंडीशन नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन से एक प्रिस्क्राइब्ड क्रीम होती है, हम इसको बोलते हैं ट्रिपल क्रीम। तो इस ट्रीटमेंट को हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं कि ये मोस्ट इफेक्टिव है, जिसका मोस्ट एविडेंस है। तो ये ट्रिपल क्रीम हम 3 इंग्रेडिएंट से बनाते हैं। एक इसमें हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं एक इंग्रेडिएंट, और 2 और। तो ये NHS में प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट प्राइवेट में भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये 3 to 6 months हम देते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देते हैं क्योंकि इसका रिस्क भी हो सकती है। और जब हम इसका ब्रेक करते हैं तब विंटर में, तब हम कुछ और मेंटेनेंस ट्रीटमेंट करते हैं जो एडी स्किन लाइटनिंग क्रीम से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा एक टैबलेट होती है, हम ट्रानेक्सिमिक एसिड बोलते हैं। ये अगेन ओनली डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट में भी सबका ट्रेनिंग नहीं है इसमें, ओनली वेरी फ्यू स्किन ऑफ कलर डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वो ये टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये टैबलेट का रिस्क भी होते हैं, ये ब्लड क्लॉट कर सकती है, तो आपको चेस्ट पेन या लेग में क्लॉट हो सकती है। तो ये लाइटली नहीं ले सकते हैं हम, इसलिए हम जिस डर्मेटोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग हुई है ये प्रिस्क्राइब करने में, वो कर सकते हैं। ये वेरी इफेक्टिव है। हम स्टडीज में देखते हैं कि एटलीस्ट 30 to 80% इम्प्रूवमेंट करती है, तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। और मेलास्मा क्या बोलते हैं कि ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब ये नहीं क्योर नहीं कर सकते, ये नहीं चला जाएगा, तो इसके लिए मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो अगर ये ट्रानेक्सिमिक एसिड हमने टैबलेट 6 months दिए हैं, तो जब स्टॉप करते हैं तो वो वापस आ जा सकती है, तो वो रिकरेंस रेट बोलते हैं उसको। तो ये टैबलेट से रिकरेंस रेट कम है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शन से केमिकल पील एक प्रोसीजर है, लेजर एक प्रोसीजर है। ये सब अगेन आपको एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से लेना है, क्योंकि ये अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो उसका साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, मगर अगर सही हाथ में ये बेनिफिट भी दे सकती है। हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो किसको ज़्यादा अफेक्ट करता है, किस जेंडर को, औरतों को या मर्दों को? तो ओवरऑल हाइपरपिगमेंटेशन, मोस्ट ऑफ द हाइपरपिगमेंटेड डिसऑर्डर्स फीमेल्स में ज़्यादा है, स्पेशली मेलास्मा फीमेल्स में ज़्यादा है, मगर मेन में भी है, मगर फीमेल्स में ज़्यादा है। हाउएवर जो एक स्टडी है जो इंडिया में आउटडोर वर्कर्स, सो जो मर्द फार्मिंग या आउटडोर जॉब करते हैं, उस पर हाइपरपिगमेंटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं रोज़। सो ओवरऑल फीमेल्स में ज़्यादा है, मगर मेन में भी है। आपकी जनरल एडवाइस क्या होगी जनरल पब्लिक के लिए कि अपनी स्किन को कैसे लुक आफ्टर करें? तो अगर आप सब लोग स्किन को लुक आफ्टर करेंगे, तो ये बेसिक आपके स्किन का एक बेसलाइन हेल्थ और ग्लो और यूनिफॉर्म कलर हो सकती है। नाउ 10 लेयर्स या 20 लेयर्स स्किन केयर की ज़रूरत नहीं है, डबल क्लेंजिंग 7-8 स्टेप क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। सो जब टिकटॉक से उससे इंस्पायर्ड है, वो स्किन को और ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। तो आप 2-3 स्टेप से, मोस्ट बेसिक स्टेप से आपका स्किन का हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं। लाओ बेसिक एक होना चाहिए कि मॉइस्चराइज़र, आप कुछ ना करें तो एटलीस्ट मॉइस्चराइज करना है रोज़, ट्वाइस अ डे एटलीस्ट। तो उससे क्या हो जाता है कि जब स्किन ड्राई है तो वो डल लुक आ जाती है और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तब आपका स्किन डल लुक में दिखाई देती है। तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से वो स्किन का थोड़ा लाइट रिफ्लेक्स ज़्यादा होती है, तो वो शाइन ज़्यादा होती है और स्किन का बैरियर भी अच्छा बना रहता है। अगेन
मॉइस्चराइजर्स आपको एक्सपेंसिव यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द मॉइस्चराइजर सेम इंग्रेडिएंट्स के होते हैं और आपको ये कोरियल स्किन केयर ये कुछ मार्केटिंग और ब्रांड नेम्स लेके हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स उसमें वेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बेसिक मॉइस्चराइजर भी ठीक है। उसके अलावा सनस्क्रीन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट। सो अगर कुछ यूज़ करना है जो आपका एजिंग को प्रिवेंट करती है वो सनस्क्रीन है। तो सनस्क्रीन आपको रोज़ 3 बार लगाना है। द राइट सनस्क्रीन यूज़ करना है, जैसे मैंने बोला जो स्किन ऑफ कलर है, सो जिसको ऑलरेडी बेसलाइन डार्कर स्किन है उनको द करेक्ट सनस्क्रीन यूज़ करने की इम्पोर्टेंट है। सनस्क्रीन से क्या होती है कि अगर हम यंगर डेज से टीनेज 20 से हम सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो जब हम 40s होंगे हमारे स्किन एज फिर भी 20s 30s में होगी, तो आप एटलीस्ट 10 years यंगर दिखते हैं। और उसके बहुत स्टडीज है जो प्रूव किया है, जैसे आइडेंटिकल ट्विल्स, एक ने सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं यूज़ की और एक ने यूज़ किया और 50 तो जब वो 50 years के थे तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं कि वो एक जो सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया वो बहुत एज्ड दिखती है और जो सनस्क्रीन यूज़ किया वो एटलीस्ट 10 years यंगर दिखती है। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन अगर उसके साथ अगर आप थोड़ा और आपको एनर्जी है और यूज़ कर सकते हैं तो एवरी नाइट आप एक रेटिनॉइड क्रीम यूज़ करना है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत एविडेंस है इसका। वो एंटी एजिंग है, पिगमेंटेशन प्रिवेंट करती है, टेक्सचर यूनिफॉर्म करती है। लाओ इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है वो जो हम ट्रेटिनॉइड बोलते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव है, मगर वो प्रिस्क्रिप्शन है, एक ओनली डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होती है। हाउएवर आपको ओवर द काउंटर में उसका माइल्डर वर्जन मिलती है जो हम रेटिनॉल बोलते हैं कॉमन नेम। तो यूजुअली जो ओवर द काउंटर में अगर उसमें लिखा है कि नाइट क्रीम या एंटी एजिंग, यूजुअली ये इंग्रेडिएंट होती है। अगेन ये बहुत सारे डिफरेंट परसेंटेजेस होती है, मगर एनी नाइट क्रीम अगर आप यूज़ करना शुरू कर लें, नाइट में अप्लाई करें तो वो आपको हेल्प कर सकती है। अब फिर से मैं बोल रही हूँ 10 लेयर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एविडेंस है कि सेकंड लेयर के बाद कुछ भी आप लगाए वो अंदर नहीं जाती है। तो आप जस्ट आपको सेटिस्फैक्शन के लिए आप 10 लेयर लगा रहे हैं मगर वो काम नहीं कर रही है। तो 2-3 लेयर्स ऑफ द राइट इंग्रेडिएंट राइट कॉन्सेंट्रेशन में लगाए वो काम कर सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान में अवेयरनेस की बहुत कमी है, जिसकी वजह से लोग ओवर द काउंटर जैसे मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसी से कुछ भी तरह की क्रीम ले लेते हैं, इवन स्टेरॉइड्स भी लगाते हैं जो कि स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो ये मैं बहुत देखती हूँ इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, कुछ कंट्रीज पे रेगुलेशन जहाँ थोड़ा कम है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे यूके में भी शॉप से मैंने देखा जो क्रीम्स है जो इलीगल क्रीम्स बेचते हैं, तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है जो हाइड्रोक्विनोन एक बोलते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में राइट कॉन्सेंट्रेशन में काम करती है, और ओवर द काउंटर क्या करते हैं वो वेरी हाई परसेंटेजेस डालते हैं, तो उससे आपका स्किन लाइटर नहीं होती है। वो फेयरनेस क्रीम, ब्लीचिंग क्रीम के नाम से बेचे जाते हैं, मगर वो इनिशियली शायद कुछ फेयर करती है, मगर आपको स्किन को अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करें तो डार्क हो जाती है, और अगर जो उस पर डार्क हो जाती है वो कभी आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते उसका। तो ये रिस्क है। कुछ क्रीम्स में मेर्क्यूरी डाले जाते हैं, वो रिस्क है, और ये स्टेरॉइड का रिस्क है। हाँ, हम इंडिया पाकिस्तान में इजीली स्टेरॉइड ओवर द काउंटर मिलती है, और अगर आप रोज़ लगाते हैं तो स्टेरॉइड का बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होती है स्किन को बहुत थिल करती है, स्किन में ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, स्किन को लाइट डार्क कर सकती है, और वो ज़्यादा आप स्टेरॉइड लगाए तो आपके इंटरनल हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो आपको विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन आपको नहीं यूज़ करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नलोरी आपके टाइम का। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू, शुक्रिया। इस एपिसोड को देखने का बहुत शुक्रिया नाजरीन। अगर आज की एपिसोड आपको मुफीद लगी हो तो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने का बहुत शुक्रिया।